हमारे सामने आज कुछ कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें पढ़ते हुए सच में सिहरन होती है। इनका शीर्षक है एप्स्टीन फाइल्स, रईसों का काला सच। और ये कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है ना? ये समझना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, ये कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेज, गवाहियां और मतलब उनसे जुड़ी जो ऑनलाइन चर्चाएं हैं, ये उनका एक निचोड़ है। ठीक है। हमारा मकसद आज इन पन्नों में दर्ज हर एक दावे की परतें उधेड़ना है और ये समझना कि इसमें सच क्या है और सनसनी क्या है। बिल्कुल, और ये सब हमें सत्ता के इस खेल के बारे में सिखाता क्या है। तो शुरुआत करें। इन दस्तावेजों का पहला पन्ना ही बड़ा नाटकीय है। हाँ, उस पर एक कॉन्फिडेंशियल की मोहर लगी है और लिखा है 35 लाख पन्ने, 18 लाख तस्वीरें और दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की कहानी। ये आंकड़े ही मतलब डरा देते हैं। और उस पर एक तारीख भी है, 30 जनवरी 2026। इसका क्या मतलब हो सकता है? यही तो, ये कोई असली तारीख तो है नहीं। मुझे लगता है ये एक सांकेतिक इशारा है। मतलब शायद ये कहने का तरीका है कि पूरा सच सामने आने में अभी और भी साल लग सकते हैं। हो सकता है। और इसके नीचे जो लाइन लिखी है वो इस पूरी कहानी का सार है। जब ढक्कन खुला तो कानून, शर्म और इंसानियत तीनों गायब मिले। ये सिर्फ एक स्कैंडल नहीं है जैसा इसमें लिखा है, ये गटर से भी बदतर एक सच्चाई है। तो चलिए इस गटर की सच्चाई की तह तक चलते हैं। अगला हिस्सा एक बहुत ही दमदार तस्वीर पेश करता है। शीर्षक है पेज 3 की चमक, गटर की बदबू। हाँ, मैंने देखा। एक तरफ वो चकाचौंध वाली पार्टियों की तस्वीर है और दूसरी तरफ एक अंधेरे गटर की। ये विरोधाभास ही तो इस पूरी कहानी का केंद्र है ना? एकदम सही। यहाँ दावा किया गया है कि दुनिया जिन्हें भगवान की तरफ पूछती थी, अरबपति, राष्ट्रपति, राजकुमार, यहाँ तक कि महान वैज्ञानिक भी, हाँ, वो सब एक ऐसे घिनौने जाल का हिस्सा थे जहाँ 11 से 14 साल की बच्चियों का सौदा होता था। और इन दस्तावेजों में एक जगह लिखा है, ये नहीं पता था तब तक ही बेहतर था, सच जानकर दुनिया को घिन आ गई। ये दिखाता है कि कैसे चमक दमक के पीछे एक ऐसी दुनिया छिपी थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और यहीं से कहानी कुछ बहुत बड़े नामों की तरफ मुड़ती है। हाँ, सबसे पहले इसमें बिल क्लिंटन का जिक्र आता है। दस्तावेज बताते हैं कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम जेफरी एप्स्टीन के उस प्राइवेट जेट लोलिता एक्सप्रेस में, हाँ, उसके फ्लाइट लॉग्स में 26 से ज्यादा बार आया है। और ये सवाल बहुत बड़ा है। क्लिंटन का पक्ष तो हमेशा यही रहा है कि वो यात्राएं उनके फाउंडेशन के काम से जुड़ी थीं और उन्हें एप्स्टीन के अपराधों की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन क्या ये मुमकिन है? दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान जिसके पास हर खुफिया जानकारी होती है, वो इतना अनजान कैसे हो सकता है? या फिर बात कुछ और थी? बिल्कुल। दस्तावेज सवाल उठाते हैं कि कहीं एप्स्टीन के पास क्लिंटन का कोई राज तो नहीं था, कोई वीडियो जिसका इस्तेमाल वो अमेरिकी राजनीति को अपने इशारों पर नचाने के लिए कर रहा था। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और राजनीति की ही बात करें तो एक और बड़ा नाम है इसमें, डोनाल्ड ट्रंप। हाँ, उनके बारे में कहा गया है कि रिश्ता सिर्फ जान पहचान वाला नहीं था, बल्कि काफी गहरा था। इसके लिए सबूत क्या दिए गए हैं? सबूत के तौर पर ट्रंप के 14 अलग अलग प्राइवेट फोन नंबरों का एप्स्टीन के पास मिलना। 14 नंबर? हाँ, जो एक गहरी और निजी दोस्ती की तरफ इशारा करता है। लेकिन इससे भी ज्यादा परेशान करने वाला दावा एक और है। वो क्या? कि एक विदेशी शेख ने अपनी कुंवारी बेटी ट्रंप को तोहफे के तौर पर पेश की और दस्तावेजों के मुताबिक ट्रंप ने उसे खुशी खुशी स्वीकार किया। लेकिन एक मिनट, क्या सिर्फ प्राइवेट नंबर्स का होना या एक दावा कर देना किसी अपराध का सबूत हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आलोचक तो कहेंगे कि वो दोनों न्यूयॉर्क के अमीर लोगों के सर्कल में दोस्त थे और ये बातें बड़ा चढ़ाकर कही गई हैं। और ये एक बहुत जायज सवाल है। इन दस्तावेजों में कई दावे गवाहियों पर आधारित हैं, जिनकी पुष्टि होना भी बाकी है। सही बात है। हमारा काम यहाँ किसी को दोषी ठहराना नहीं है। बिल्कुल, हम बस इन दस्तावेजों में किए गए दावों को सामने रख रहे हैं। और ये दावे हमें उस संस्कृति की एक झलक देते हैं जहाँ दौलत और सत्ता के नशे में लोग इंसानियत की सारी हदें पार कर जाते थे। और ये जाल सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं था। नहीं, इसकी जड़ें तो ब्रिटिश राजघराने तक पहुंची हुई थी। प्रिंस एंड्रू का मामला। हाँ, प्रिंस एंड्रू का मामला तो काफी खुलकर सामने भी आया है। उस मामले पे सबूत ज्यादा ठोस है ना? बहुत ज्यादा। वर्जीनिया जुफ्रे जो पीड़ित हैं, उनके साथ उनकी वो तस्वीर, हाँ, जिसमें उनका हाथ वर्जीनिया की कमर पर है, उस एक तस्वीर ने उनके सारे झूठ की पोल खोल दी। वो सालों तक तो इनकार करते रहे कि वो उस लड़की को जानते भी हैं। और फिर तस्वीर सामने आ गई। बिल्कुल। अंत में उन्होंने कोर्ट के बाहर करोड़ों रुपए देकर मामला सेटल कर लिया। मतलब पैसा देकर खामोशी खरीद ली गई। एक तरह से कह सकते हैं, पैसा दिया गया, लेकिन जैसा कि इन दस्तावेजों में लिखा है, गुनाह
कहीं नहीं गया। ये मामला दिखाता है कि कैसे शाही महलों की चमक असल में मासूमों की चीखों को दबाने का एक पर्दा बन सकती है। और एप्स्टीन के लिए प्रिंस एंड्रू जैसे लोग एक ट्रॉफी की तरह थे। बिल्कुल, जिन्हें वो तोहफे में लड़कियां भेजा करता था। इस कहानी में एक नाम ऐसा है जिसे सुनकर सच में यकीन करना मुश्किल हो जाता है। स्टीफन हॉकिंग। हाँ, स्टीफन हॉकिंग, ब्रह्मांड के रहस्य सुलझाने वाला एक महान वैज्ञानिक। उसका नाम इस लिस्ट में क्या कर रहा है? ये नाम वाकई चौंकाता है और ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या हम महान प्रतिभा को नैतिकता का पर्याय मान लेते हैं? दस्तावेजों में गवाहियों के हवाले से दावा किया गया है कि हॉकिंग ने एप्स्टीन के उस बदनाम टापू लिटिल सेंट जेम्स, हाँ, उस टापू पर कम उम्र की बच्चियों को आपत्तिजनक हालत में देखा था। बहुत चालाक था। वो जानता था कि अगर स्टीफन हॉकिंग और नोबेल पुरस्कार विजेता जैसे लोग उसके साथ देखेंगे तो दुनिया उसे एक अपराधी नहीं बल्कि एक बुद्धिजीवी और परोपकारी इंसान समझेगी। हाँ, वो इन महान दिमागों की प्रतिष्ठा को अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक असाधारण दिमाग भी अपने आसपास हो रहे अपराध को अनदेखा कर सकता है। जैसा कि दस्तावेजों में लिखा है, टैलेंट नैतिकता की गारंटी नहीं है। और अगर नए दौर के टैलेंट की बात करें तो उसमें टेक जगत के बादशाह इलॉन मस्क का भी जिक्र है। हाँ, उनके कुछ 2012-13 के ईमेल सामने आए हैं। क्या है उनमें? इन दस्तावेजों के मुताबिक मस्क अपने काम की बोरियत मिटाने के लिए एप्स्टीन से कुंग-फू प्रैक्टिस और जंगली पार्टियों की मांग कर रहे थे। जंगली पार्टियां? हाँ, एक ईमेल में जब उनसे पूछा गया कि टापू पर कितने लोग आएंगे तो उन्होंने लिखा कि वो अपनी पूरी पार्टी के साथ आएंगे और सबसे जंगली पार्टी करना चाहते हैं। कमाल है। और इसी तरह एक और टेक जायंट बिल गेट्स का नाम भी है। हाँ, उनका नाम तो बहुत प्रमुखता से लिया गया है। शीर्षक है बिल गेट्स, मसीहा या मजबूर। ये इस कहानी का एक बहुत ही विरोधाभासी अध्याय है। बिल्कुल, एक तरफ बिल गेट्स हैं जो दुनिया को बीमारियों से बचाने के लिए अरबों डॉलर दान करते हैं, और दूसरी तरफ इन दस्तावेजों में दावा है कि वे खुद रूसी लड़कियों के साथ संबंधों के कारण यौन रोग का शिकार हुए थे, STD। हाँ, और इसके लिए सबूत क्या दिया गया है? सबूत के तौर पर जेफरी एप्स्टीन के 7 मेल ड्राइवर्स की गवाही का जिक्र है। दावा ये भी है कि गेट्स अपनी पत्नी मेलिंडा से छिपकर एप्स्टीन से एंटीडोट मतलब गुप्त दवाइयां मांग रहे थे और ब्लैकमेल के डर से गिड़गिड़ा रहे थे। हाँ, तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या उनका जो ये परोपकार का चेहरा है वो अपनी इज्जत बचाने के लिए एक अपराधी के सामने भीख मांगने की मजबूरी से पैदा हुआ था? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस जाल की पहुंच सिर्फ अमेरिका या ब्रिटेन तक ही नहीं थी, इसमें एक इंडियन कनेक्शन का भी जिक्र है। हाँ, जिसमें 2 नाम हैं, फिल्म मेकर मीरा नायर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ बहुत सावधानी से सच और झूठ को अलग करना जरूरी है ना? बिल्कुल जरूरी है। मीरा नायर के बारे में दस्तावेज कहते हैं कि 2009 में उनकी एक तस्वीर घिस्लेन मैक्सवेल की एक पार्टी की है। घिस्लेन मैक्सवेल यानी एप्स्टीन के मुख्य सहयोगी। हाँ, और ये तस्वीर असली है। वो एक सोशल इवेंट में मौजूद थीं, जैसे उस दुनिया के कई लोग होते हैं। तो इसमें गलत क्या है? इसमें कुछ गलत नहीं, लेकिन इसके आधार पर उनके बेटे को एप्स्टीन बेबी कहना, जैसा कि ऑनलाइन किया गया, वो एक क्रूअल ट्रोलिंग से ज्यादा कुछ नहीं है। सवाल बस ये है कि क्या ये सिर्फ प्रोफेशनल नेटवर्किंग थी या कुछ और? हाँ, और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जो दावा है, उस दावे को तो इन दस्तावेजों में ही झूठा दावा कहकर खारिज किया गया है। अच्छा, उसी में खारिज कर दिया गया है। हाँ, 2017 के एक ईमेल में एप्स्टीन ने डींगे मारते हुए लिखा था कि पीएम मोदी ने ट्रंप के लिए डांस किया था। ये तो सुनने में ही अजीब लगता है। बिल्कुल, भारत के विदेश मंत्रालय और एक्सपर्ट्स ने इसे कोरी बकवास बताया है। तो ये बस नेम ड्रॉपिंग थी। हाँ, अपना रुतबा बढ़ाने के लिए वो बड़े बड़े नाम लेकर खुद को और ज्यादा ताकतवर दिखाना चाहता था। इन सभी कहानियों में एक नाम एक धुरी की तरह बार बार घूमता है, घिस्लेन मैक्सवेल, द रिक्रूटर। हाँ, द रिक्रूटर। उसके बिना शायद ये नेटवर्क मुमकिन ही नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पूरा शैतानी नेटवर्क एक महिला के धोखे पर टिका था। मैक्सवेल, जो खुद एक अमीर और सम्मानित परिवार से आती थी, हाँ, वो अपनी इसी हैसियत का इस्तेमाल कर लड़कियों को फंसाती थी, उन्हें अच्छी पढ़ाई, नौकरी, पैसों का सपना दिखाकर, और फिर उन्हें इस नर्क में धकेल देती थी। ये तो भरोसे का कत्ल है। इसे ही दस्तावेजों में बिट्रेयल यानी धोखा कहा गया है। वो लड़कियों को मसाज के बहाने बुलाती और फिर खुद उनके शोषण का हिस्सा बनती। हाँ, उसने लड़कियों का भरोसा जीता और फिर उन्हीं को शिकार बना दिया। आज वो जेल में है। और कहा जाता है कि दुनिया के सबसे रईस और ताकतवर लोगों के राज उसने अपने सीने में दफन कर लिए। तो एक सवाल उठता है, ये सब इतने सालों तक चलता कैसे रहा? क्या किसी को डर नहीं लगा? डर ही था। डर? हाँ, इसका जवाब है ब्लैकमेल। इन दस्तावेजों का एक हिस्सा है ब्लैकमेल का अड्डा, सुरंगें और कैमरे। कॉम्प्रोमाट? हाँ, कॉम्प्रोमाट शब्द का इस्तेमाल हुआ है,
मतलब किसी के खिलाफ उसे फंसाने वाली सामग्री इकट्ठा करना, यानी सबूत। बिल्कुल। एप्स्टीन के टापू और आलीशान बंगलों में हर जगह सीक्रेट सुरंगें और दीवारों के पीछे छिपे हुए कैमरे लगे थे। अच्छा। यहाँ आने वाले हर बड़े नेता, हर बड़े बिजनेसमैन की आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड की जाती थी। तो ये रईस अपनी मर्जी से बार बार नहीं आते थे? नहीं, उन्हें ब्लैकमेल के डर से बुलाया जाता था। ये म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन यानी आपसी विनाश का डर था कि अगर एक का राज खुला तो सब डूबेंगे। बिल्कुल। इसी डर ने सालों तक सबकी जुबान बंद रखी। इन फाइलों को लेकर कुछ बहुत ही भयानक अफवाहें भी फैली हैं। हाँ, जैसे कि नम भक्षण या कैनिबलिज्म की बातें। क्या इन दस्तावेजों में इसका कोई जिक्र है? नहीं, और ये दस्तावेज इस बात को साफ करते हैं। सोशल मीडिया पर ये बातें खूब फैली, लेकिन सरकारी फाइलों में इसका कोई सबूत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो मिला वो कम डरावना है। जैसे फाइलों में लाइसेंस टू किल यानी मारने का लाइसेंस। एक मिनट, लाइसेंस टू किल? हाँ, और मर्डर करने की इजाजत जैसे खौफनाक शब्द मिले हैं। इसका क्या मतलब है? ये लाइसेंस किसने दिया, किस लिए था? और यही तो सबसे डरावना सवाल है। दस्तावेजों में इन शब्दों का जिक्र तो है, पर ये नहीं बताया गया कि ये लाइसेंस किस लिए था या किसने दिया था। तो ये बस एक अधूरा धागा है। हाँ, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जो अपराध सामने आए हैं वो तो शायद बस आइसबर्ग का एक छोटा सा हिस्सा हो। तो अब हम आखिरी में आते हैं निष्कर्ष पर। सब कुछ जानने के बाद हुआ क्या? हाँ, क्या हुआ? दस्तावेजों का आखिरी हिस्सा है सफेद पोश दरिंदे और हमारी खामोशी। और ये बहुत कड़वी सच्चाई बयान करता है। इसमें कहा गया है कि रईस अपनी दौलत से सच को खरीद लेते हैं। आज तक बिल गेट्स, क्लिंटन या ट्रंप जैसे जो टॉप 10 नाम हैं, उनमें से किसी पर भी कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। एप्स्टीन की मौत हो चुकी है, मैक्सवेल जेल में है। लेकिन वो बड़े नाम जिनके लिए ये सब किया गया वो आज भी आजाद हैं। तो फिर इन 35 लाख पन्नों का क्या फायदा? यही सवाल इन दस्तावेजों के अंत में उठाया गया है। जब तक इन बड़े नामों को सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाता तब तक इस 3.5 लाख पन्ने सिर्फ कागज का एक टुकड़ा बनकर रह जाएंगे। बिल्कुल। और अंत में 2 बहुत जरूरी बातें लिखी हैं। क्या? पहली, टैलेंट और पैसा इंसानियत की गारंटी नहीं है। बिल्कुल सही। और दूसरी, आपकी आवाज ही इस गटर को साफ करने की पहली सीढ़ी है। सच कहूं तो इन सब बातों को जानने के बाद मन काफी भारी हो जाता है। ये सिर्फ कुछ लोगों के गुनाहों की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस पूरे सिस्टम की कहानी है जो ऐसे अपराधों को न सिर्फ होने देता है बल्कि उन्हें सालों साल तक छुपाता भी है। हाँ, ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये हमें सत्ता, पैसे और नैतिकता के बीच के उस नाजुक रिश्ते पर बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। और ये भी दिखाती है कि जिस चमक दमक को हम कामयाबी समझते हैं, उसके पीछे कितनी भयानक और अंधेरी सच्चाई छुपी हो सकती है। बिल्कुल। एक विचार है जो मेरे मन में अटक गया है। बताइए। इन दस्तावेजों में लाइसेंस टू किल जैसे शब्दों का मिलना